हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 के बारे में चर्चा कर लिया है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो छोटे 12 प्रश्न हैं उनको हल कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमारे पास 6 रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे, उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली। और क्वेश्चन संख्या 3 था जिसके अंदर 12 छोटे प्रश्न हैं, इनमें से हमने 6 प्रश्न कर लिए। अब इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं और उनका हल देखते हैं कि कौन कौन से उसके हल होंगे, कौन से प्रश्नों का क्या हल होगा। और हम बोर्ड द्वारा जो पेपर है उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे पेपर में आने वाले, ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। अब हमारे पास में बोर्ड पर एक प्रश्न दिया गया है, सदिशों ए बी बी सी सी डी डी ए का योगफल ज्ञात कीजिए। जहां ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी इसमें ऐसे दिया है कि 4 सदिश दिए हैं और ये जो 4 सदिश हैं ये क्या है, एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की भुजाएं हैं एक तरह से। यानी हमें दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है, तो पहले इसने कहा है कि ए बी सदिश, तो ए बी हम बना लेते हैं कि ये तो ए है और ये बी है, तो ये ए बी सदिश हो गया जिसकी दिशा ये है, ए से बी की तरफ दिशा है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, बी से सी की तरफ चलते हैं, हमें चतुर्भुज बनाना है तो बी से सी की तरफ गए और ये हमारे पास में आ गया सी आ गया। और इसके बाद में हम चलते हैं सी से डी की तरफ, हम यहां डी बना लेते हैं कि डी जो है वो होगा, डी देखते हैं कि डी यहां है तो ये डी आ गया हमारे पास में, और ये सी से डी की तरफ आया है तो इसकी दिशा ये होगी। और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि डी ए की, तो अब डी से ए की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ये होगा डी से ए की तरफ होगा, है ना। अब हम ज्ञात करेंगे कि ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या आएगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए का योगफल। इसके लिए हम ये जो चतुर्भुज है इसका विकर्ण मिला लेते हैं, ए सी, इसका जो विकर्ण है इसको मिला लेते हैं। तो इसका योगफल देखते हैं हम, तो देखते हैं कि ये लो कि यहाँ ए से सी की तरफ जा रहे हैं हम। अगर ए बी प्लस सदिशों ए बी प्लस बी सी सदिशों ए बी प्लस बी सी का अगर योगफल करें हम, तो ये त्रिभुज के नियम से हमारे पास में आएगा ए सी सदिश के बराबर आएगा। और अब हम इन दो का योगफल देखें, दो का योगफल तो सी से डी की तरफ प्लस और डी ए, इसका योगफल देखें तो ये क्या आएगा, सी से ए की तरफ आएगा, तो यहां लिखेंगे हम सी ए वेक्टर। अब हम इन दोनों का योगफल कर लेते हैं तो हमारे पास में आएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर और प्लस में डी ए वेक्टर, और बराबर में आ जाएगा हमारे पास में ए सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर आ जाएगा। और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, तो देखो यहां देखते हैं कि हमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर और प्लस डी ए वेक्टर का मान ही ज्ञात करना है। ये ए सी वेक्टर है यानी ए से सी की तरफ है और ये सी ए यानी सी से ए की तरफ है। ए सी जो भुजा है इसका परिमाण जो होगा वो बराबरी ही होगा, सिर्फ दिशाएं विपरीत हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी वेक्टर है और इसे लिख सकते हैं प्लस, और इसे लिख दें माइनस ए सी वेक्टर लिख सकते हैं कि इसका चिन्ह चेंज करते हैं, दिशा चेंज हो गई। और अब हम इसको एक साथ लिखें तो यह आ जाएगा ए सी वेक्टर और यहां आ जाएगा माइनस और ए सी वेक्टर, यानी यहां आ गया 0 वेक्टर आ गया। और इसका मतलब ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर और प्लस डी ए वेक्टर, इसका मान जो आया है हमारे पास में ये मान आया है 0 वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर का मान क्या है, 0 वेक्टर आया है, शून्य सदिश आया है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास में वो लिखा हुआ है, देखो हमारे पास में लिखा हुआ है सदिश ए वेक्टर बराबर में आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस के कैफ, और तीसरा है इसके आगे है बी वेक्टर माइनस 2 आई कैफ और प्लस 4 जे कैफ प्लस 5 के कैफ और सी आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 7 के कैफ का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 3 हमें सदिश दिए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इनका जो योगफल होगा वो योगफल हम ज्ञात करते हैं। तो योगफल जो होगा हमारे पास में उसे लिखते हैं हम ए वेक्टर, सॉल्यूशन ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है आई कैफ माइनस का 2 जे कैफ प्लस का के कैफ, और बी वेक्टर जो है ये है माइनस का 2 आई कैफ
प्लस 4 जे कैफ माइनस 5 के कैफ। और जो सी वेक्टर है ये है आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 7 के कैफ। और इन तीनों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तीनों का योगफल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी आई कैफ माइनस का 2 जे कैफ प्लस के कैफ प्लस माइनस का 2 आई कैफ प्लस का 4 जे कैफ माइनस का 5 के कैफ, और इसके आगे है प्लस आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस का 7 के कैफ। ये हमारे पास जो तीन सदिश दिए गए हैं इन तीनों का योगफल कर लेते हैं। अब इन्हें ऐड करते समय यानी जो सदिश हमें दिए हैं इनको जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि आई वाले जो कंपोनेंट हैं वो आई वाले में ही ऐड होंगे, जे वाले जे वाले में ऐड होंगे और के वाले के वाले में ही ऐड होंगे। तो हम यहाँ इन तीनों का ऐड करते हैं तो हमारे पास आई और यहाँ -2i और यहाँ क्या है आई, तो यहाँ रख देते हैं 1 और फिर आएगा माइनस का 2 और फिर प्लस का 1 आ गया और बाहर आ गया आई कैप, और इसके बाद प्लस और जे की बात करते हैं हम तो जे हमारे पास में आएगा माइनस का 2 और प्लस का 4 और प्लस का 6 और ये आ गया जे कैफ। और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं के कैप के बारे में। तो यहाँ देखते हैं शुरू में था 1 और फिर माइनस का 5 और प्लस का 7 और बाहर आ गया के कैप। यहाँ देखते हैं हम कि जो आई जे के कैफ हैं इनके जो गुणांक हैं इनको जोड़ लिया हमने। अब देखो यहाँ देखते हैं 1 प्लस का है ये 1 और ये माइनस का 2 है, तो हमारे पास जो आएगा यहाँ तो ये आ गया 0 आई कैफ और यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ माइनस का 2 और ये प्लस का 10 यानी 8 जे कैफ आ गया। और इसके बाद में चर्चा करते हैं -5 और ये 7 रेखा 8 हो गए, 8 में से 5 गया तो 3 बच गए, यानी 3 के हमारे पास में जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मान आया है ये आया है हमारे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 8 जे कैफ प्लस 3 के कैफ। ये हमारे पास में मान आया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान आया है 8 जे कैफ प्लस 3 के कैफ आया है। और हमें इसमें यही ज्ञात करना था, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान हमें निकालना था। तीन सदिश दिए गए थे जिन्हें हमें ऐड करना था। ऐसा प्रश्न अवश्य हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 अंक का प्रश्न होगा। और मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में वो है उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए। उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 4 -3 5 3 4 5 है। और अब हम यहाँ रेखाओं के दिक् अनुपात अगर ज्ञात करना चाहें तो पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हुए हों और रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना हो तो रेखाओं के बीच अगर कोण ज्ञात करते हैं तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर में होता है मोड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा वर्गमूल a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और वर्गमूल a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। जहां हमारे पास में जहां a1 कोमा a2 कोमा b1 कोमा b1 कोमा b2 कोमा c1 कोमा c2 रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं। रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 b1 c1 ये सब क्या है रेखाओं के दिक् अनुपात है जो हमें प्रश्न में दिए हैं। हमें प्रथम रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो 4 -3 और 5 दिया है। जो हमारे पास में जो दिया है वो है रेखाओं के दिक् अनुपात। देखो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हैं। प्रथम रेखा के दिक् अनुपात है हमारे पास में a1 b1 और c1 हमने मान लिया, और ये हमारे पास में दिया है 4 -3 और 5। और जो दूसरी रेखा है इसका दिक् अनुपात है दूसरी रेखा के दिक् अनुपात जो है ये हमने मान लिया a2 b2 और c2, और ये हमें दिया है 3 4 5 यानी 3 4 और 5 है। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं कोस थीटा वाले में, तो हमारे पास में आएगा कोस थीटा बराबर में
A1 A2 हमारे पास में जो आएगा वो आएगा A1 A2 cos थीटा बराबर में होगा A1 A2, A1 का मान है 4 और A2 का मान है 4 इंटू में 3 और प्लस B1 B2 का मतलब -3,4 यानी -3 और ये 4 है। और इसके बाद में आएगा प्लस C1 C2 यानी 5 इंटू 5 और बटा में आएगा हमारे पास में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और दूसरा है वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसे और आगे हल करते हैं तो हमारे पास में जो आएगा ये आएगा cos थीटा बराबर में आएगा 4 तो यहाँ कितने हो गए 12 हो गया और यहाँ आ गया 12 और ये हो गए -12 और -12 और प्लस के 25 आ गया। और नीचे इसको और हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 -3 का स्क्वायर यानी 9 5 का स्क्वायर यानी 25 यानी 16 और 9 25 और 25 और 25 कितने हो गए 50 हो गए यानी वर्गमूल 50 आ गया और ये भी वर्गमूल 50 आ गया। और अब हम इसे और हल करते हैं तो हमारे पास में आता है cos थीटा बराबर में ऊपर आया 25 और नीचे आ गया वर्गमूल 50 इंटू वर्गमूल 50 तो इसका वर्गमूल हट जाएगा तो यह आ गया हमारे पास में 50 आ गया। और अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि 25/50 यानी हमारे पास में आ गया 1/2 आ गया यानी हमारे पास में जो आया है cos थीटा बराबर में आया है हमारे पास में 1/2 आया है। cos थीटा का मान आया हमारे पास में 1/2 यानी हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 1/2 और ये थीटा का मान हो गया π/3 यानी हमारे को जो पूछा गया था थीटा का मान जो पूछा गया था थीटा का मान जो हमसे पूछा गया था ये हमारे पास में मान आया है थीटा का मान जो हमारे पास में पूछा गया था ये मान आया है π/3 यानी हमारे पास में जो दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए थे 4, -3,5 3,4,5 और हमें निकालना था कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और दूसरा होता है वर्गमूल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास में आया cos थीटा बराबर में 1/2 यानी थीटा का मान आ गया हमारे पास में π/3 यानी दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण होगा ये होगा π/3। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास में है। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो अगले प्रश्न में लिखा है कि दो बिंदु दिए गए हैं, हमें दो बिंदु दिए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और P और Q दो बिंदु दिए गए। सॉल्यूशन में देखते हैं P बिंदु जो है हमारे पास में ये 1 -3 और 4 और जो Q बिंदु है ये है -4 1 और 2 ये दिया गया है हमें -4 1 और 2 दिया गया है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं हम पहले। बीच की दूरी का सूत्र जो है ये जो सूत्र होगा बीच की दूरी का जो सूत्र होगा ये होगा, लिख रहे हैं P Q बराबर दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। जैसे P के निर्देशांक हैं x1 y1 और z1 और Q के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। तो जो PQ होगा ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आएगा। अब हम यहां देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास में PQ यानी बीच की दो बिंदु दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम यहां लिखते हैं x2 माइनस x1 यानी x2 का -4 है मान और x1 का मान है 1 तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 y2 का मान है 1 और y1 का मान है -3 तो ये -3 आ गया, माइनस है और ये -3 और इसका स्क्वायर और प्लस z2 का मान है 2 यानी 2 -4 और इसका होल स्क्वायर। और इसे और आगे हम हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा -4 और -1 यानी -5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर और प्लस 1 है और ये प्लस का हो जाएगा तो 3 और 1 हो गए हमारे पास में 4 और ये आ गया 4 का स्क्वायर और ये आ गया प्लस यानी -2 का स्क्वायर आ गया। अब इसे और हल करते हैं हम तो यहाँ PQ जो बीच की दूरी ये आएगी हमारे पास में 5 का वर्ग -5 का वर्ग 25 और 4 का आ गया हमारे पास में 16 और ये आ गया हमारे पास में 4। तो इसे और हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा 25 और 16 यानी 41, 41 और 4 45 ये आ गया 45 इकाई आ जाएगा।
यानी जो हमारे पास में पूछा था इसने कि जो दो बिंदु हैं P और Q, इनके बीच की जो दूरी होगी ये हमारे पास में होगी वर्गमूल 45 इकाई होगी। मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इजी है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये है हमारे पास में, देखो बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। और इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है हमारे पास में एक्स वाई और जेड के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, यानी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है हमें, एक्स वाई और जेड की ज्ञात करनी है। तो इसके पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं कि देखो ये हमारे पास में है एक्स एक्स, ये हमारे पास में है वाई एक्स और ये हमारे पास में है जेड एक्स। एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, ये तीनों एक्स हैं हमारे पास में। इसके ऊपर हम निर्देशांक ले लेते हैं, मान लो जो भी निर्देशांक आएगा x, 0, 0 और इसके ऊपर हमारे पास 0, y, 0 निर्देशांक होगा और इसके ऊपर होगा 0, 0 और z, यानी x x के ऊपर x का तो मान होगा और y और z का मान 0 होगा, और y x पर जो है y का मान होगा और x और z का मान 0 होगा, और z x पर x और y का मान 0 होगा और z का मान हमारे पास में होगा। अगर मैं इस बिंदु को O कह दूं और इसे कह दूं A, तो मैं OA निकालूं तो OA, अगर मान लो OA स्थिति सदिश ज्ञात करूं तो xi कैप ही आएगा। क्या आएगा? xi कैप ही आएगा। OA का स्थिति सदिश लिखूं मैं, स्थिति सदिश, अगर स्थिति सदिश की बात करूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? xi कैप ही आ जाएगा और ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ये मूल बिंदु है हमारे पास में 0, 0 और ये 0। अगर मान लो मैं x - 0 करता हूं तो ये xi कैप आ जाता है और 0 - 0 यानी 0 ही हो गया और 0 - 0 फिर से 0 हो गया, यानी xi कैप ही आ गया। इस OA का स्थिति सदिश आया है ये xi कैप। इस xi कैप से अगर हम बात करें किसकी, कि जैसे मान लो हमें निकालना हो LMN, तो इसके लिए अगर हम LMN निकालें तो L बराबर में होता है, L का मतलब दिक् कोसाइन होती है LMN, तो L निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा a बटा वर्गमूल a² प्लस b² प्लस c²। इसका मतलब ये है कि एक जो है ये रेखा के लिए दिक् अनुपात है, जो हमारे पास में यहाँ क्या है? x है, जो हमारे पास में क्या है? x है, तो हमने x रख दिया। और अब हम चर्चा करते हैं कि a² प्लस b² प्लस c², यानी x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस c²। b और c का मान तो 0 है, यहाँ b और c ये तो 0 है, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो इसका मतलब b और c का मान तो 0 है, तो हमने क्या रख दिया? यहाँ c की जगह भी 0 रख दिया, x² प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आया L बराबर में आ गया कि x बटा x ही आ गया, यानी 1 आ गया। L का मान हमारे पास में क्या आया? 1 आया। L का मान जो है हमारे पास में 1 आया। अब हम M का मान निकालेंगे। M का मान निकालेंगे तो यहाँ B रख देंगे और नीचे सेम रहेगा। अब B का मान यहाँ देखो 0 है, तो इसका मतलब M का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा। M का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा। ये M का मान आया है और जो L का मान आया था ना, वो क्या आया? 1 आया है। अब हम आगे चलते हैं, N की बात करते हैं कि N का मान क्या होगा? LMN, N का मान निकालते हैं तो यहाँ C कर देते हैं एक ही जगह, तो C का मान है 0, तो 0 बटा में x आएगा, तो इसका मतलब 0 ही आ जाएगा। तो LMN का मान यानी x अक्ष के जो निर्देशांक होंगे, जो x 0,0 है हमारे पास बिंदु, यहाँ के जो दिक् कोसाइन होंगी, ये दिक् कोसाइन क्या होंगी? LMN का मान क्या होगा? x की दिक् कोसाइन या x की दिक् कोसाइन, x की दिक् कोसाइन, x की जो दिक् कोसाइन होंगी ये होंगी 1, 0, 0। अब हम चलते हैं आगे कि जो हमारे पास में y की इसी प्रकार हम लिखेंगे y की दिक् कोसाइन, y की दिक् कोसाइन, y की अगर दिक् कोसाइन हम चर्चा करते हैं तो y की दिक् कोसाइन में हम देखते हैं कि x का मान उसमें 0 होगा और जो y का मान है वो क्या होगा हमारे पास में? 1 और z का मान हमारे पास में होगा 0। और अब हम चलते हैं z की दिक् कोसाइन, z की दिक् कोसाइन लिखते हैं हम। तो z की जो दिक् कोसाइन है, z की दिक् कोसाइन होंगी तो ये 0, 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि z वाले बिंदु में हमारे पास में z है और y वाले में y है, यानी ये बीच में है, ये लास्ट में है। जहां जहां जिस पोजीशन पे x y z रखे हैं वहां तो 1 1 हो जाएगा और बाकी जगह 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दिक् कोसाइन आई है। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में ये है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लिखा है यहाँ पे
यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4 और पी बी बराबर 1/2 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं चर्चा करता हूं। तो देखो हमारे पास में लिखा है ए और बी ऐसी घटनाएं, पी ए हमारे पास में है 1/4। अगर मैं पी ए डैश निकालना चाहूं तो क्या आएगा, पी ए और पी ए डैश, यानी पी ए हमारे पास में किसी काम के सफल होने की प्रायिकता है और पी ए डैश किसी काम के सफल नहीं होने की प्रायिकता है, और दोनों की कुल प्रायिकता का योग 1 होता है, और एक हमारे पास सफल होने की प्रायिकता 1/4 है, तो सफल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, यानी यह गया हमारे पास में 3/4 आ गया। अब हम इसी प्रकार चर्चा करें पीबी के बारे में, और पीबी के बारे में है, पीबी का मान है 1/2। ये पीबी के सफल होने की प्रायिकता है 1/2, और पीबी डैश यानी सफल नहीं होने की प्रायिकता की बात करें तो 1 - 1/2 यानी 1/2 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमें दिया है, और क्या दिया है, और दिया है हमें दिया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास में 1/8 है। और इसके आगे हम चर्चा करें तो इसके आगे हम देखते हैं कि देखो पी ए हम निकालें और इसको गुणा कर दे किसके साथ, पी बी के साथ, तो क्या आता है, देखो पी ए का मान है 1/4 और पी बी का मान है 1/2, ये तो 1/8 आ गया, ये क्या आ गया 1/8 आ गया। पी ए डॉट पी बी का मान 1/8 आ गया, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी क्या है 1/8 ही है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि पी ए डॉट पी बी और बराबर में इस 1/8 की जगह हमें दिया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह, तो यहां लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे इसकी जगह। क्या लिखा हमने, पी ए डॉट पी बी बराबर में पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसका अर्थ तो ये हो गया कि अतः ए और बी जो घटनाएं हैं ये स्वतंत्र घटनाएं हो गई। कौन सी घटनाएं हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई, यानी ए और बी हमारे पास में दी गई घटनाएं, तो पी ए डॉट पी बी अगर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो तो ये स्वतंत्र घटना की कंडीशन है, तो यहां लिख देंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अतः इसलिए ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम आगे अगर ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस कंडीशन से हम जो पूछा गया है उसका हल निकालते हैं, यानी इसका मतलब है हमारे पास में पी ए डैश डॉट पी बी डैश का मान किसके बराबर होगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश के बराबर होगा। और अब हम यहाँ पी ए डैश और पी बी डैश का मान लिख सकते हैं। देखो पी ए डैश का मान हमने निकाला 3/4 और पी बी डैश का मान है वो निकाला हमने 1/2। तो पी ए डैश का मान निकाला हमने कितना 3/4 और ये मान निकाला हमने 1/2, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश दैट इंप्लाइज पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश बराबर में हमारे पास में आ गया 3/8 आया है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लगातार बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपको भी इसका बहुत फायदा होगा, आपके दोस्तों को भी बहुत फायदा होगा और आप अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। मैं ये आशा करता हूं आपसे कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू।